नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कभी आपने सोचा है कि हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की लीजिए, कुछ भी खराब क्यों हो जाती है? कार भी खराब हो जाती है। पहले लोग कहते हैं बहुत लंबा चलती थी, अब नहीं चलती। मैं टीवी के सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये भी अब जल्दी खराब होने लगा है। पुराने टीवी हैं, चलते ही रहते थे, सुना है, हालांकि देखे हैं बचपन में। टीवी खराब भी होते, ठीक भी हो जाते थे। कुछ बड़े ड्यूरेबल टाइप की चीज़ होती थी। ये क्या चीज़ है? कहीं कुछ ऐसी चालाकी तो नहीं होने लगी? चलिए आपको एक रोचक बात बताते हैं। लिवरमोर करके एक जगह है कैलिफोर्निया में। वहाँ का जो फायर स्टेशन है, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती हैं, वहाँ एक बल्ब है जो पिछले करीब 120 साल से लगातार जल रहा है। जी हाँ, 120 साल। मतलब जब बल्ब का आविष्कार हुआ था उसके कुछ सालों बाद से ही वो जल रहा है लगातार। एक बार भी बुझा नहीं है। हम तो जो बल्ब जलाते हैं उसे बुझा देते हैं ना बीच बीच में। लगातार जल रहा है। 1901 से वो बल्ब लगातार जल रहा है। कैसे? क्या पहले चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल होती थी, मजबूत होती थी? वाकई में ऐसे ही बनाया जाता था कि कोई भी उत्पाद बने तो लगातार वही चलता रहे। जो एक कहते हैं ना मटेरियलिज्म, वो इतना आया नहीं था, ना कोई चाहता था आए। पर क्या ये कारोबार के लिए अच्छी चीज़ है? क्या ये अच्छी बात है कि हमने एक चीज़ दे दी और आप उसको बदल ही नहीं रहे? हमारी तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी ना, मतलब जो बिजनेस करते हैं उनकी। बस यही हुआ। शुरू में जब बल्ब बने तो ऐसे बने कि फ्यूज़ ही नहीं होते थे, और इस चीज़ का खास ध्यान रखा। इंजीनियर्स ने भी बहुत काम किया क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन तो बहुत होती थी, तो उन सब में कैसे बचे रहें। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि सेल ही ख़त्म हो गई। एक ओसराम करके जर्मनी की कंपनी है। जी हाँ, ओसराम जर्मनी की कंपनी है। तो वो जो जर्मनी की कंपनी थी उसकी 6 करोड़ 30 लाख सेल थी 1923 के आसपास, और 24 में घट के 2 करोड़ 80 लाख आ गई। लोगों ने बल्ब ही नहीं बदलवाए। ज़्यादातर बल्ब तो वो थे जो टूट गए, मतलब गिर गए या कभी किसी वजह से टूट गए। तो 1924 में दुनिया की बड़ी कंपनियां जो बल्ब बनाती हैं वो इकट्ठा हुई स्विट्ज़रलैंड में, जेनीवा में। यूएन का हेडक्वार्टर है, आप सभी जानते हैं। खैर, तो जेनीवा में जब ये इकट्ठी कौन कौन सी थी? फिलिप्स थी, जी थी, ओसराम थी, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स थी, और यूएई की कंपनी शायद एसोसिएट इलेक्ट्रिकल्स करके नाम है, वो थी, यूके की, ब्रिटेन की। इन सब कंपनियों ने तय किया भैया हमारे बल्ब की जो उम्र है वो 2000 से 2500 घंटे रहती है, तो उसको कम किया जाए। और इस कार्टल को, ये जो समूह बना था, इसको बोला गया फीबस कार्टल। फीबस जो है ग्रीक में जो रोशनी की देवी है उसका नाम है, तो उसी के नाम पे ये फीबस कार्टल बना। सारी बड़ी कंपनियां इकट्ठी हुई और उन्होंने तय किया कि अब इंजीनियर को नए काम पे लगाया जाए कि बल्ब इतने लंबे ना चले, तभी तो सेल होगी। और यही हुआ। 2 साल बाद 25% तक सभी कंपनियों के, जो बल्ब बेचने वाली कंपनियां थी बिजली के, उनके में एकदम से उछाल आया। तो ये जो है ऐसे शुरुआत हुई। कार्टल आपको पता अभी भी बनता है, ऑयल वाला बन जाता है ना, कि तेल जो है उसकी कीमतें कैसे बढ़ती हैं। सभी तय कर लेते हैं कि अब हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बढ़ जाएंगे। बस इसकी शुरुआत यह बल्ब की कहानी से। इससे हम कहीं और पहुंचना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ? अब ये जो कार्टल बना था, फीबस कार्टल, इन्होंने सोचा था कि 1950 तक हम रहेंगे, इसके लिए इन्होंने शर्तें भी तय करी। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये सब चीज़ें इनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई उससे पहले ही। अब देखिए 1930 के आसपास, ये जो 20 साल पहले ही बल्ब का ये जो कार्टल था, ये जो समझौता था, इनका टूटा। लेकिन ये आइडिया नहीं खत्म हुआ। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था 1932 के आसपास, जब बिल्कुल पीक पे होके वो खत्म होने लगा था। उस समय एक उद्योगपति ने ये कहा कि अब हमें प्लान्ड ऑब्सोलेंस, यानी योजनाबद्ध तरीके से प्रोडक्ट की उम्र जो है, उत्पाद की उम्र जो है, वो खत्म करनी पड़ेगी। इस वजह से फैक्ट्री में फिर कारोबार बढ़ेगा, काम मिलेगा, चीज़ें खराब होंगी तभी। ये प्लान्ड ऑब्सोलेंस ही वो चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है
बहुत जगह ये टर्म आती है। तो ये प्लांट ऑब्सोलेंस की शुरुआत बल्ब से ज़रूर हुई, फिर ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए हुई। और 1951 में एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, द मैन विद द वाइट कोट। उसमें एक वैज्ञानिक की कहानी थी जिसने एक ऐसा धागा बना लिया, जो धागा सफ़ेद था, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता था, किसी तरीके से ख़राब नहीं हो सकता था, और उसी सफ़ेद धागे से उसने कोट बना लिया। जब कोट बना लिया तो कमाल हो गया, लोग खरीदने लगे। क्यों? कोई रंग ही नहीं चढ़ता था, इसलिए सफ़ेद था, और किसी तरीके की गंदगी नहीं बैठती थी, कुछ नहीं, बहुत ही ड्यूरेबल। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसके पास कपड़े धोने वाली एक बूढ़ी महिला आई कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो काम छिन गया। फैक्ट्री वर्कर्स सारे बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। फिर उन्हीं लोगों ने मिलके उस वैज्ञानिक की सारी फैक्ट्री सबको तबाह कर दिया। तो ये कहानी उस समय की एक सच्चाई कह रही थी, और ये आज भी है। प्लांट ऑब्सोलेंस कैसे? आप अगर देखें, पुरानी ही बात करता हूँ, फोर्ड कंपनी ने टी मॉडल, आपको पता, उसकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी, पर उसका एक ही रंग था, काला। मतलब फोर्ड वाले ये कहते थे कि जब तक वो रंग आपको मिलेगा जो आपकी इच्छा हो, जब तक वो काला हो। तो उसको तोड़ने के लिए जब जनरल मोटर्स आई तो उसने क्या किया, उसने रंगीन कार लॉन्च करनी शुरू की। उस समय ये इसको नाम जो दिया गया था वो ये था कि भाई इसको भी इन्होंने ऑब्सोलेंस ही बोला, लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने इसको प्लांट ऑब्सोलेंस करके कहा। हालांकि वो क्या कर रहे थे, मॉडल में रंग डाल दिए और हर साल एक नए रंग की कार, थोड़े बहुत सुधार करके। और उसने फोर्ड जो कि चाहता था कि सबके पास कारें हों, सबको एक कम कीमत पे एक सुविधा मिले, वो एक लग्जरी में बदलती चली गई, लोगों की पहचान बदल गई। तो प्लांट ऑब्सोलेंस ऐसे ही हमारे जीवन में आता। तो देखिए, ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं कि प्लांट ऑब्सोलेंस होता है। अब इसमें कुछ और रोचक बात से उदाहरण लेते हैं और समझ आ जाएगा। 1940 के आसपास नायलॉन की जब खोज हुई तो सिल्क के स्टॉकिंग्स बनते थे महिलाओं के उसको पूरे यूरोप, अमेरिका में नायलॉन से रिप्लेस कर दिया। अब वो खराब ही ना हो, तो फिर फैक्ट्री मालिकों ने फिर अपने इंजीनियर्स लगाए, सब वैज्ञानिक जितने भी थे, केमिस्ट्री वाले, फिज़िक्स के भी जो थे, जो इसको समझें कि भाई इसकी लाइफ थोड़ी कम करो, ये इतना ड्यूरेबल है, ख़राब ही नहीं होता तो धंधा कैसे चलेगा। तो बस यही जो है फीबस कार्टन मैंने बताया बल्ब का, उससे शुरू हुआ। और उन्होंने तो ऐसा नहीं, उन्होंने तो अगर कोई कंपनी धोखा करे दूसरी कंपनी कि भाई हम तो ज़्यादा लाइफ का बनाएंगे क्योंकि उसका बिकेगा ज़्यादा, तो उसके लिए पेनल्टी भी रखी थी, जुर्माना देना पड़ता था। बल्ब की बाकायदा जांच होती थी हर कंपनी के, और उसमें अगर कोई 1000 घंटे से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा, अगर 1000 घंटे ही ज़्यादा है उसकी लाइफ, 2000 घंटे है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना था। 3000 घंटे लाइफ है तो उस हिसाब से बढ़ता चला जाता था, तो इतना जुर्माना भी लगा एक दूसरे पे। तो ये उनका धंधे का तरीका था। देखिए, ये हमेशा रहा है और आज भी है। अगर देखा जाए तो जैसे अमेरिकी कार कंपनियां थी, वहाँ पर जापान की कार कंपनियां घुसी 1960-70 के दशक में, तो उनकी कार क्यों बिकने लगी। इस समय टोयोटा जैसे वहाँ की नंबर 1 बिकने वाली कार में से। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी थी, तो उन्होंने भी सीखा। तो कोई भी जब ड्यूरेबल चीज़ आती है तो दूसरे सीखते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन की एक लाइफ है। ऐसे ही कई प्रिंटर्स हैं जिनमें कार्ट्रिज डले रहते हैं और उनमें चिप लगी है जो आपको बताते रहेंगे कि कार्ट्रिज की इंक ख़त्म हो गई है, जबकि उनमें इंक होती है। 50% होने पे ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कार का उदाहरण है, प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में कैसे एप्पल ने सबसे पहले इनबिल्ट बैटरी जो है वो देनी शुरू की थी, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी होगी, बैटरी ख़राब, आप फ़ोन बदलवाएंगे पूरा, क्यों, बैटरी की कीमत इतनी हो जाती थी, इससे अच्छा नया ही ले लो। यही किया जा रहा है। वॉशिंग मशीन में पहले मोटर अलग, ड्रम अलग, सब अलग अलग पार्ट बदल जाते थे। अब नई में क्या है, कई उसमें कि ड्रम, मोटर, ये सब एक ही साथ है, अगर बदलवाना है तो पूरा ही बदलवाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, नई मशीन खरीद लें। ये सेल बढ़ाने की। तो प्लान ऑब्सोलिज्म या ऑब्सोलेसेंस जो बोलते हैं वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, साइकोलॉजिकल ऑब्सोलेंस।
साइकोलॉजिकल कैसे? आप ही तो खरीदते हो कि भाई उसकी कार मेरी कार से बड़ी है, उसके कपड़े मेरे कपड़े से अच्छे हैं, उसके पास ये नया मोबाइल फ़ोन है, उसके पास ये नया टीवी है। हम लोग साइकोलॉजिकल ऑब्सेलेंस में तो अब हम आ गए। इसकी शुरुआत पता कैसे हुई थी? बल्ब का तो एक उदाहरण था और वहीं से एक्चुअल में तो ये टर्म निकली, लेकिन सबने सीखा कहाँ से? फैशन कंपनी से। हर 3 साल में वो फैशन निकल आता था, वापस आता। लेकिन कभी बेल बॉटम थे, बीच में आए थे, आपको अगर याद हो दोबारा। ऐसे ही जीन्स में स्लिम फिट आई, स्ट्रेट फिट आई, अपर मिड लोअर फिटिंग वाली जीन्स आई, बूट कट आई, सब चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं। कई बड़ी कंपनियां दिवाली पे अपनी सेल, अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। अगर आप रेगुलर उनके उत्पाद देखें तो आपको पता लगे 3-4 साल में वही सब वापस आता है। तो उसी से इन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने, चाहे मोबाइल हो, प्रिंटर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, सब ने ये प्लांट ऑब्सोलेसेंस, जिसको हमने साइकोलॉजिकल ऑब्सोलेंस में बदल दिया है, उसे सीखा। इसी से कहते हैं कि अर्थ का पहिया इसी से चलता है। मांग तो आनी चाहिए, पर चक्कर क्या है, इन चीज़ों को नेसेसिटी बना दिया, आपकी आवश्यकता। जबकि आवश्यकता क्या है? दाल रोटी की है ना। पर हम बहुत से दिखावे में फंसते चले गए। ये जो मटेरियलिज्म है, इसी पे ही कंज्यूमरिज्म पनपता है। ये इतना बड़ा खेल बन चुका है कि कोविड के समय बहुत से लोग ये जान गए थे कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उन्हीं को खरीदो। पूरी दुनिया में इस समय, खासतौर से यूरोप अमेरिका में, दनादन लोग इस्तीफे दे रहे हैं नौकरियों से। एक ग्रेट रेजिग्नेशन एरा चल रहा है ये। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें बहुत छोटी हैं, हमने बड़ी बना रखी हैं, और प्लांट ऑब्सोलेंस का हिस्सा हम भी हैं। इसको समझिए। एक रोचक जानकारी थी, मन की आपको दें, इससे आप समझ सकेंगे कि कंपनी को बताने से कुछ नहीं होगा। आप भी तो मांग करते हैं, हर कुछ साल में कार बदलते थे। आप देखिए प्लांट ऑब्सोलेंस में अभी अच्छी बात याद आ गई, अब तो सरकार भी हिस्सा है ना, कि अब जी ये BS4 से BS6 चाहिए, अब ये वाला इंजन चाहिए। कार डीजल की है तो 15 साल के अंदर आपको ख़त्म करनी है, 10 साल की है तो ख़त्म करनी है पेट्रोल की। ये सब क्या है? सरकार भी इस ऑब्सोलेंस का पार्ट है। ज़रूरतें समझिए, ज़रूरतों के हिसाब से चलिए। ये दिखावे, पीयर प्रेशर, इसकी ज़िंदगी बहुत कुछ नहीं देती। खैर, ये सब तो आपको सोचना है। एक इकोनॉमिक्स, एक अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा है, इसलिए आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने सवाल पूछा था आपसे कि टीपू सुल्तान की पास ऐसी कौन सी गाय की नस्ल थी जिसके बैल या कहें सांड तोपे खींच के पहाड़ी की चोटी पे ले जाते थे। और मेरे को तो नाम ही याद हो गया है, मोहम्मद हारिस साहब का, जो हमेशा सबसे पहले जवाब वही देते हैं। उन्होंने ही सही जवाब दिया है इसका कि अमृत महल वो गाय की नस्ल थी। बहुत ही मजबूत नस्ल होती है, आज भी है। और उसके जो A2 वगैरह के गुण हैं, दूध के गुण हैं, वो तो हम एक कार्यक्रम में बता चुके हैं, लेकिन अमृत महल सही जवाब था। तो आज बात जो है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, दुनिया में पहिया जो है पूंजी का, ये कैसे घूमता है, अर्थ का पहिया कैसे घूमता है। अर्थ मतलब धरती नहीं, अर्थ जो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। तो इससे जुड़ा एक सवाल ये है, खेलों का महत्व क्या है? हम उनको भी अपने दिल से लगा लेते हैं। बहुत से जानकार कहते हैं कि इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उत्पाद बिकते हैं, आप लड़ते झगड़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का हमें पता ही है, हालांकि हार जीत से ज़्यादा महत्व की बहुत सी चीज़ें भी, लेकिन फिर भी। लेकिन खेल जो हैं वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, वो दुनिया का ये जो पहिया चलता है ना पूंजी का, इसका हिस्सा। उदाहरण बीजिंग ओलंपिक्स, आपको पता है ये विंटर ओलंपिक्स हैं, सर्दियों में जहाँ बर्फ़ से जुड़े खेल कूद होते हैं। ये विंटर ओलंपिक्स जो हैं फरवरी में बीजिंग में हो रहा है, और इसका बहुत से देश बहिष्कार भी कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें, क्योंकि मानवाधिकार का मुद्दा है, तो वो सारे देश मानवाधिकार के मुद्दे पे हट रहे हैं। लेकिन IOC कह रहे हैं कि ये मुद्दा है, पर हम अगली बार से इसको करेंगे, इस बार नहीं। पैसा बहुत जुड़ा है ना भाई। तो कई देश भी जो बहिष्कार कर रहे हैं वो भी दिखावे का, क्योंकि पॉलिटिकल बहिष्कार है, मतलब उनके खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और भारत ने बहिष्कार नहीं किया है। मेरा इस पर सवाल ये है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के पहले के ऐसे कितने ओलंपिक्स हैं
जिनमें इस तरीके के बहिष्कार हुए हैं। इस ओलंपिक से पहले जितने भी ओलंपिक्स हैं उसमें समर विंटर सबको जोड़ के कितनों का बहिष्कार हुआ है, बस उनके आपको नाम बताने हैं, सन बताना है और किस देश में वो ओलंपिक्स हो रहे थे। तो बस ये छोटा सा सवाल है, इसका जवाब ढूंढिए। उम्मीद है कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, प्लांट ऑफ साइलेंस को समझिए।